Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. Guys, टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, सामान्य नियम और विशेष नियम। तो इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य नियम जानेंगे, जिसमें हम लोग टेंस की पहचान हिंदी में और इंग्लिश में तथा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के नियम जानेंगे। इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा और सेकंड पार्ट में विशेष नियम को रखूंगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस में ही क्यों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्यों बनाया जाए वो टेंसेस जो हम लोग पढ़ें। अर्थात ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बना सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बना सकते हैं और किसी अन्य में नहीं बना सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। याद रहेगा, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। नेक्स्ट है, इस टेंस की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों में इस टेंस की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट होते हैं। याद रहेगा ना, प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ और आदत प्रकट होते हैं। इसको आपको समझना है, ये इसकी पहचान हो गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से कि अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे पहला नियम हमारा कहता है ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। याद रहेगा ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है जैसे कमला एक मधुर गाना गाती है या कमला एक मधुर गीत गाती है। कमला सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, वर्ब में एस या ई एस कब लगेगा, जब ही, शी, इट और एक वचन का कर्ता हो अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। तो कमला सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए गाना ये वर्ब है, गाना का इंग्लिश में कहते हैं सिंग। हाँ, तो सिंग सिंगुलर नंबर है तो ये हो जाएगा सिंग्स। तो हो जाएगा कमला सिंग्स एक मधुर अ स्वीट सॉन्ग। कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। उसी प्रकार लड़का अपने घर जाता है, लड़का सिंगुलर नंबर में है, द बॉय, वर्ब में एस या ई एस लगेगा, जाना है, जाना के इंग्लिश में कहते हैं गो, तो एस या ई एस लगा देंगे तो गोज़ हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी एस और ई एस कहाँ पर लगाते हैं। तो पहले शुरुआत में आपको बता दें, लड़का अपने घर जाता है, द बॉय गोज़ होम, अपने घर जाएगा तो होम लगेगा, दूसरे घर जाएगा तो हाउस लिखा जाता है। नियम नंबर थर्ड एग्जांपल है, वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन। ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए लर्न में एस लगा दिया गया है। ठीक है, तो ही लर्न्स हिज लेसन। ठीक है ना। विशेष थोड़ा समझिएगा, हिंदी भाषा में माताजी, पिताजी, गुरुजी तथा सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन क्रिया आती है, किंतु इनसे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः अंग्रेजी बनाते समय इनमें सिंगुलर नंबर क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी घर पर नहीं हैं बहुवचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सम्मानित वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैं को भी सिंगुलर नंबर ही समझेंगे, उसको प्लूरल या बहुवचन के अनुसार नहीं आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे पिताजी हमें पढ़ाते हैं क्या बहुवचन के लिए है, लेकिन फादर एक ही है, इसलिए पिताजी हमें पढ़ाते हैं, फादर टीच अस। ठीक है ना, इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा, आपको कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा। जैसे दूसरा नोट समझ लीजिए, अंग्रेजी भाषा में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है। याद रहेगा ना, अंग्रेजी भाषा में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये दो चीज़ें आपके सामने मैं लिखता हूँ, वर्ब और नाउन। तो वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है और नाउन हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होती है। और अगर वर्ब को
बहुवचन बनाना होता है, सॉरी वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाना होता है, तो उसमें हमें एस या एस जोड़ना पड़ता है। और उसी प्रकार अगर नाउन को बहुवचन बनाना होता है तो उसमें हमें एस या एस जोड़ना पड़ता है। याद रहेगा ना। तो वर्ब हमेशा अपने बहुवचन फॉर्म में होती है और नाउन हमेशा अपने एक वचन फॉर्म में होती है। वर्ब को एक वचन लाने के लिए उसमें एस जोड़ना पड़ता है और नाउन को बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस लगाना पड़ता है। कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ये कंपटीशन लेवल का है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम कहता है हमारा कि अंग्रेजी भाषा में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है। एक वचन बनाने के लिए साधारणतः उसमें एस का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ क्रियाएं होती है जहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे उन स्पेलिंग में अगर बात करें तो उन शब्दों के अंत में अगर ओ लिखा है, डबल एस लिखा है, सी एच लिखा हुआ है या एक्स लिखा हुआ है, तो उनमें ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ ई एस लगा देते हैं। नॉर्मली हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ई एस का प्रयोग कब करते हैं? जब उस स्पेलिंग में अर्थात उस प्रॉपर वर्ड के अंत का जो लेटर होगा वो ओ होगा, या फिर डबल एस होगा, या फिर सी एच होगा, या फिर एक्स होगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इन सब के लिए हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं, नहीं तो केवल एस से ही काम चल जाता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया ना आपको। चलो, तो ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ अंत में ई एस लगा देते हैं। जैसे गो लिखा हुआ है तो गो हमने क्या बोला, लास्ट में ओ आना चाहिए, तो ई एस लगा देते हैं, गोज़ हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। जैसे पी ए डबल एस, तो डबल एस आ रहा है ना, तो पासेस हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार से सर्च लिखा हुआ है, एस ई, ये सर्च लिखा हुआ है तो ई एच आ रहा है ना, सी एच आ रहा है, इसलिए इसमें भी ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो इससे आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे मिक्स लिखा हुआ है, ये मिक्स लिखा हुआ है तो लास्ट में एक्स आना चाहिए, तो ई एस लगाएंगे तो मिक्सेस हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से हमको समझना है, समझ के रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए हम लोग रूल सेकेंड की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 2 कहता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सिंपल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का दूसरा नियम कहता है कि आई, यू, वी, दे और बहुवचन क्रियाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके अंत में किसी प्रकार से एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रहेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हमको एस या एस का प्रयोग करना पड़ता है वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाने के लिए, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने बहुवचन फॉर्म में होती है। उसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना पड़ता है, उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। आई, देखो हमने कहा था ना, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हमें वैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई के साथ गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस नहीं लगाना है, आई गो टू माई स्कूल। उसी प्रकार से वे हमें कहानी सुनाते हैं, वे बहुवचन हो गया, दे टेल अस स्टोरीज, दे टेल अस स्टोरीज। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है, लड़के अपना पाठ याद करते हैं, लड़के बहुवचन में हैं, द बॉयज़ लर्न और अपने के लिए बॉयज़ के लिए दियर हो जाता है, हाँ, दे देम देयर। तो लड़के अपना पाठ याद करते हैं, द बॉयज़ लर्न देयर लेसन। ठीक है ना, इसमें विशेष देखिए, यहाँ ध्यान रखा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में इज़ एम आर का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो आप लोग गलती से इज़ एम आर का प्रयोग करना शुरू कर दो। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम लोग इज़ एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कॉन्टिन्यूस में आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे, हम बताएंगे आपको आगे इसके लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू और डस का प्रयोग करते हैं। अब डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डस का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए समझते हैं। तो हमारा पहला नियम कहता है ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हमने जाना ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, कमला अच्छा गाना नहीं गाती है। कमला डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। कमला सिंगुलर नंबर है ना, तो सिंगुलर नंबर के लिए हमेशा डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और सिंग गाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, कमला डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, मीठा गाना है, अच्छा गाना। फिर है, लड़का अपने घर नहीं जाता है। लड़का सिंगुलर नंबर है, द बॉय। लड़का डज नॉट गो टू हिज होम। अपने के लिए, लड़के के लिए हिज होता है, लड़की के लिए हर हो जाएगा, बहुत लोग होंगे तो देयर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात जानने वाली ज़रूरी है, यहाँ पर लड़का के लिए द बॉय क्यों लिखा गया है। अगर सिर्फ बॉय लिखेंगे तो यहाँ पर बॉय में से एक प्रकार से दुनिया के पूरे बॉयज़ की बात हो रही है, लेकिन जहाँ पर द लग जाता है, द किसी विशेष लड़के की बात कर रहा है। तो लड़का अपने घर नहीं जाता है, द बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह सिंगुलर नंबर है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर सब में डज नॉट का प्रयोग किया गया है ना। क्लियर है, इससे आपको स्पष्ट है। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, ही, शी, इट, दे और ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, और आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस सब में होना चाहिए। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं। दे बहुवचन है ना, तो बहुवचन होने पर दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। वे के लिए, अपने के लिए दे देम देयर का प्रयोग करते हैं ना। मैं किस दिन टेबल बना करके आपको बता दूंगा कि सभी प्रोनाउन के लिए अलग अलग अपने के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे उससे संबंधी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला है, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। उसी प्रकार से मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ, आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम। आई के साथ भी डू नॉट लगाएंगे ना, ठीक है। वे के साथ, दे के साथ भी हमेशा डू नॉट लगाओगे। अब क्या बच रहा है, लड़के बहुवचन में आते हैं ना, बहुवचन कर्ता के साथ भी डू नॉट का प्रयोग करना है। तो लड़के, द बॉयज़ डू नॉट लर्न दियर लेसन। इस प्रकार से हमने जाना, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ, आई डू नॉट सिंग यू अ पोएम। फिर है, लड़के अपना पाठ नहीं याद करते हैं, द बॉयज़ डू नॉट लर्न दियर लेसन। समझिएगा इसको ध्यान से। हम आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है, नियम नंबर 3, रूल 3, तीसरा नियम कहता है, यदि वाक्यों में कभी नहीं आया हो, अर्थात जब हिंदी वाक्यों में कभी नहीं शब्द दिया होता है तो उसके अंग्रेजी में नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर अब एस या एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एस या एस का प्रयोग करेंगे जब निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं या नेवर का प्रयोग किया जाता है। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज़ टू स्कूल। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। अच्छे लड़के, गुड बॉयज़। यहाँ पर देखो कभी नहीं आ गया है, तो कभी नहीं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, नेवर। तो गुड बॉयज़ नेवर मेक अ नॉइज़ इन द क्लास। गुड बॉयज़ नेवर मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, ठीक है ना। तो विशेष समझिएगा, डू नॉट या डज नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। याद रहेगा ना। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम लोग बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन नेवर का प्रयोग अगर करना हो, नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ ही, सी, इट और दूसरे एक वचनकर्ता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
और वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नियम लागू होना है, लेकिन नेवर का प्रयोग अगर सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे या बहुवचन करता है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग तो होगा, लेकिन उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इसके बारे में पूरा पहले भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रश्नवाचक बनाना होगा, तब उसके लिए क्या क्या नियम है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप और हेल्पिंग वर्ब या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हिंदी में जब क्या पहले आता हो तो हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है, और जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। तो इससे सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए जानते हैं। तो पहला नियम कहता है जिस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रारंभ में क्या दिया हो तो उसको अंग्रेजी बनाने में ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डस का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ पहले हम लोग डस का प्रयोग करेंगे, डस के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या कमला मधुर गाना गाती है, डस कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या कमला मधुर गाना गाती है। देखो क्या कमला सिंगुलर नंबर है ना यहाँ पर कमला, तो सिंगुलर नंबर होने पर यहाँ पर डस पहले आ जाएगा। डस के बाद फिर क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए ना, क्या है, कमला है। कमला के बाद फिर पहले डस हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगा, वर्ब आएगा। गाना, गीत गाना की बात हो रही है, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सिंग, जो बच गया लिख दो, स्वीट सॉन्ग, तो पूरा मिलाकर हो गया क्या कमला मधुर गीत गाती है, डस कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, जैसे क्या लड़का अपने घर जाता है, सिंगुलर नंबर है, डस द बॉय गो टू हिज होम। नेक्स्ट है, क्या वह अपना पाठ याद करता है, डज ही लर्न हिज लेसन। उसी प्रकार से नेक्स्ट रूल कहता है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल डू और डज में आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के लिए और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर या एकवचन कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं। देखो यहाँ पर वे आ गया, बहुवचन का प्रयोग होगा तो आपको यहाँ पर डू का प्रयोग पहले कर देना है। तो डू और वे के लिए इंग्लिश में होता है दे, तो डू दे गो टू देयर स्कूल। क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू देयर स्कूल। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैं, आई के लिए भी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो डू आई टेल यू अ स्टोरी। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, डू आई टेल यू अ स्टोरी। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। ये लड़के, बहुत से लड़के हैं ना, बहुवचन में है तो डू का प्रयोग करेंगे। क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, डू दीज बॉयज़ लर्न देयर लेसन्स। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझते चलिएगा। हम लोग रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 कहता है, नियम नंबर 2 कहता है, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए आया हो तो उसके अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद डू या डस का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर डू या डस का प्रयोग करते हैं। डू या डस का प्रयोग करने के बाद फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा ठीक ढंग से। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ये एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल कहता है, वह कहाँ रहता है। यहाँ पर देखिए कहाँ शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस होगा। और जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द को सेंटेंस के प्रारंभ में रखा जाता है इंग्लिश में बनाते समय। तो वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव।
उसी प्रकार से नेक्स्ट है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? नियम नंबर थर्ड की बात करें, अगर नियम तीसरा नियम कहता है कि कितना या हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच, या उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नाउन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ मैनी टॉयज, हाउ मैनी मैन, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी हाउसेज, हाउ मैनी ट्रेन्स एक्सेट्रा। तो कहते हैं कि हाउ मच, हाउ मैनी या विच के बाद उनसे रिलेटेड नाउन्स का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो? कितने मील्स, अच्छा मील को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी हो जाएगा। जो लोग जो काउंट कर सकते हो उसके लिए हम लोग हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और विच, कौन सी, कौन सा। तो जैसे तुम कितने मील प्रतिदिन चलते हो तो हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली? हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली? हाउ मेनी माइल्स। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यू बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर हम लोग डस डू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर होता तो डस का प्रयोग करते। सब्जेक्ट यू है, यू बहुवचन में आता है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया बहुवचन के लिए। तो हो गया हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है? कौन सी पुस्तक, विच, कौन सा या कौन सी के लिए विच का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद उनसे रिलेटेड नाउन का भी प्रयोग करेंगे। विच, कौन सी, नाउन क्या है, पुस्तक, कौन सी पुस्तक, एक ही में रहेगा ना एक साथ। मैंने बताया ना अभी आपको कि हाउ मच, हाउ मेनी या विच के बाद उनसे रिलेटेड नाउन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है? विच बुक डज हिज सिस्टर रीड? विच बुक डज हिज सिस्टर, सिस्टर एक है ना, हिज सिस्टर उसकी बहन, एक ही बहन के विषय में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया है। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। वेरी गुड, समझिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार पॉज करके जहाँ पर ना उसको देखिए, या फिर उसको रिटर्न या रिवाइज करके बार बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नॉट सो टफ इट इज़। तो रूल 4 कहता है, यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, इसे होता ना हु मीन्स कौन, कौन ही सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा हो, तो पहले प्रश्न सूचक शब्द के अंग्रेजी, फिर वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब हो जाएगा, फिर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीच यू इंग्लिश? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन, कौन के लिए पहले लिखेंगे, कौन के लिए क्या होता है, हु मीन्स कौन। तो ये पहले हु हो गया, पढ़ाता है। हु के बाद मैंने क्या बोला, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर वर्ब की अंग्रेजी, वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टीच, हु टीच, बाकी जो बचे लिख दो सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। ठीक है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 कहता है, प्रश्नवाचक वाक्य अगर नेगेटिव सेंटेंस भी होता है तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। हम लोग जानते हैं हमेशा वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो? डू यू नॉट ओबे योर टीचर? डू यू नॉट ओबे योर टीचर? ठीक है ना। जैसे अब देखो थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे विशेष की बात कर, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है। ठीक है ना, गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है, याद रखिएगा इस बात को। ऐसे आई गो होम, आई गो टू होम नहीं, आई गो टू हाउस होता है, बट आई गो होम होता है। याद रहेगा ना इस बात को, ठीक है, वेरी गुड। तो गाइज़ ये था अभी तक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को सिंपल तरीके से जानने का। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।